इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए लैंडोल्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट में लैंडोल्ट ने पहले एक एच ट्यूब ले लिया। आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि इस एच ट्यूब में दो डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट। एक साइड में ले लिया सोडियम क्लोराइड और एक साइड में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट। क्योंकि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसलिए रिएक्शन कराने के लिए अलग से इसके ट्यूब में 50 ग्राम वाटर और इसके ट्यूब में 50 ग्राम वाटर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। आपको सबको पता है कि सोडियम का मास 23 होगा एटॉमिक मास और क्लोरीन का 35.5। मान लो 58.5 ग्राम आपने लिया है NaCl और AgNO3 में 108 Ag का एटॉमिक मास हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 है तो हम 3 × 16 करेंगे तो ये 48 में आप 14 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 62 और 62 में 108 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 170। एक बार और ऐड कर लो, 16 3 आप करेंगे तो 48, 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52 और 10 जोड़ेंगे तो 62 में 8 जोड़ देंगे तो 70 और 100 तो ये टोटल आ गया 170 ग्राम। अलग से आपने इसमें 50 ग्राम वाटर भी ऐड किया है तो इसका जो मास होगा ये टोटल आ जाएगा 108.5 ग्राम और इसमें भी अलग से आपने 50 ग्राम वाटर ऐड किया है तो इसका जो मास आ जाएगा ये आएगा 220 ग्राम। अभी इसे लैंडोल्ट ने रिएक्शन कराने से पहले क्या किया, वेइंग मशीन से वेट कर लिया तो इनको मिला कि सोडियम क्लोराइड में इंक्लूडेड वाटर, इनका जो पूरा मास है वो 108.5 ग्राम है जो इस साइड में है। सिल्वर नाइट्रेट में 170 एंड इंक्लूडेड मास ऑफ वाटर, ये टोटल जो है वो 220 ग्राम है। इन दोनों को अलग अलग वेइंग मशीन से क्या कर लिया, वेट कर लिया। अब ये बताओ अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी ये आएगा, इनको और इनको सम करने पर ये वैल्यू आएगा 328.5 ग्राम। मान लो कि ये रिएक्शन से पहले का ये मास है, मतलब अभी रिएक्शन नहीं हुआ है। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो केमिकल रिएक्शन दोनों में स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, NaCl प्लस AgNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा AgCl और ये बन जाएगा NaNO3। आपको सबको पता है कि लेफ्ट साइड का जो मास है टोटल ऐड करने पर वो आया है 328.5 ग्राम। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब रिएक्शन होना शुरू हुआ और इन दोनों प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया तो फिर लैंडोल्ट ने अब इनको बनने के बाद इनके दोनों के सॉल्यूशन को भी वेइंग मशीन से वेट किया। तो ये वेइंग मशीन से जब वेट किया तो लैंडोल्ट बिल्कुल शॉक रह गए क्योंकि बने हुए प्रोडक्ट का भी जो मास बना था वो 228.5 ग्राम हुआ। इस पर लैंडोल्ट ने इस लॉ को ये बोला कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इनके अकॉर्डिंग बोला गया कि ये लॉ क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ये लॉ या ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल क्या है, सही है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम को ट्रायल और एरर मेथड से बैलेंस करते हैं और ट्रायल और एरर जो मेथड है वो बेस्ड है इसी लॉ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 10th में 11th में 12th में भी आप पढ़ते हो। लेकिन आप इतना जान लेना, आपके स्टैंडर्ड के बाहर की थोड़ी ये चीज़ है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में ये जो लॉ है ये पूरा यूज नहीं होता है या पूरा सही नहीं है, वहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिले हैं। तो इस लॉ से, इस एक्सपेरिमेंट से आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक हैं, रिएक्शन के बाद बने हुए जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद हैं, उन दोनों के मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसको लैंडोल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है तो आप सीधे बोल देंगे कि मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं
और ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास में बदल जाता है, लेकिन मास की जो वैल्यू है उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ना तो एटम बनता है ना तो खत्म होता है, और ना तो कोई मास बनता है और मास क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जो इक्वेशन है इक्वल टू mc², उसके हेल्प से कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में इनके एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल आपके जो क्लास में इनको पढ़ना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है। अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छा ये वीडियो लगा हो, वो बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में इनको लिख भी सकते हैं। और बेसिकली वही बच्चे जो केमिस्ट्री के हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हों, अगर उनको केमिस्ट्री के रिएक्शंस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो वो इस लॉ से उस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। और ये जो लॉ है यही आगे बनाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसे आप हिट एंड एरर मेथड भी कहते हैं, या हिट एंड एरर मेथड, उसके द्वारा आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं।